बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 कराया। वो एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, यानी एक ही कैटेगरी के थे। उनको हम एक ही पैटर्न पर सॉल्व कर रहे थे। अब मैं क्वेश्चन 3 के बाकी पार्ट्स करवाता हूं। क्वेश्चन 3 में हमें कहा जा रहा है एक्सपैंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये अब दूसरा पार्ट है। स्टूडेंट्स, 2 माइनस 3/x इंटू 1 प्लस 4x स्क्वायर, इसमें पावर्स दोनों पे ऊपर 1 1 है, होल पावर। मुझे जो जहां तक मेरा ख्याल है, ये बुक में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे या यहाँ पे कोई बाइनोमियल थ्योरम के लिहाज से कोई पावर होनी चाहिए, क्योंकि हम उनको एक पावर को ओपन करके, जैसे ये सवाल देखे ना, इसमें एक के साथ पावर है, तो हमने पावर ओपन करके फिर आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी किसी एक पे कोई पावर शायद होगी, लेकिन वो मिस प्रिंटिंग की वजह से नहीं डली हुई। बहरहाल जो मौजूदा सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए हमने जस्ट जब होल पावर 1 1 हो दोनों की, तो हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो पहले। 2 इंटू 1 दैट इज 2, और ये 2 इंटू 4x स्क्वायर दैट इज 8x स्क्वायर। अब -3/x को बच्चों 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे और इससे भी मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर से। तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई वैल्यू होगी तो ये -3/x, लेकिन ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यू, तो ऊपर बनेगा -12, साथ बेटा ये x स्क्वायर ओवर x, एक x कट जाएगा, तो ऊपर पावर 1x की पावर 1 बचेगी। बस यही आंसर है। यहां तक भी ठीक है। चाहें तो इसको डिसेंडिंग पावर्स में लिख लें, यानी सबसे पहले बड़ी x की पावर, फिर उससे छोटी। ये देखें 8x स्क्वायर माइनस 12x माइनस फिर 3/x, एंड पे कांस्टेंट। यही आंसर। अब थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में ये दो वैल्यूज हैं, इस पे होल पावर 1 है जबकि यहाँ पे होल पावर 5 है। तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड करके फिर आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आपने जहन में, दिल में इस तरह से ट्रीट करना है अपने साथ। तो यानी b जो है वो -x है, तो 5 से 0, 1 पावर 5 माइनस 0 माइनस x पावर 0, प्लस 5 से 1, 1 पावर 5 माइनस 1 माइनस x पावर 1। इसी तरह से 5 से 2, -1 पावर 5 माइनस 2 माइनस x पावर 2, करते 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 आपने बच्चों 5 से 5 तक जाना है, यानी इसको एक्सपेंड किया मैंने। अब आगे बेटा इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो या पास्कल ट्राइंगल से इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज लिखनी है। साथ बेटा 1 की कोई भी पावर है तो वो 1 नहीं होगी। और यहाँ पे ये देखें, ये x स्क्वायर है, ये -x³ है, फिर ये x4 और ये -x5 है, यानी हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसमें कोई ख़ास कहने की या करने की कोई इतनी ख़ास बड़ी बात नहीं है कि मैं इसमें मज़ीद कोई वजाहत करूं। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 को इन सब से, तो यहाँ तक तो ये 1 से मल्टीप्लिकेशन हुई। हर रेड कलर ये बता रहा होगा कि यहाँ से अगली मल्टीप्लिकेशन शुरू हो रही है। तो अब ये 2x जो है इन सब से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, फिर इससे भी, इन सारों से ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से बेटा आप देखिएगा 2x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 20x³, हर बार 2x इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर टर्म से, माइनस 20x4 ये, फिर प्लस 10x5 माइनस 2x6। अब यहां से ये वाला जो रेड कलर में प्लस है, यहां से अब ये 2x स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन शुरू हो रही, तो ये 2x स्क्वायर इन सब से मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चों इनमें देखना कि जो सेम पावर वाली टर्म्स हैं, कुछ तो इसमें आपस में काट रही हैं। कौन कौन सी? ये बच्चों प्लस 10x स्क्वायर है ये वाला, और माइनस 10x स्क्वायर ये वाला, ये आपस में काट रहे हैं। सिमिलरली गौर कीजिएगा, मैं जिन पर अब टिक कर रहा हूं, -10x स्क्वायर -10x³ -10x³ मिलकर ये 20x³ से कट जाएंगे, यानी ये भी तीनों कट गए हैं, ये
तीनों ये दो मिलकर -20x³ प्लस 20x³ से कट गए। बाकी अब जो टर्म्स हैं उनको हमने इकट्ठा करना है, सेम पावर वाली वैल्यूज के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लें, क्योंकि ये बीच में प्लस माइनस। 1 एज इट इज -5x प्लस 2x माइनस 3x। अब आपने ना असेंडिंग पावर में लिखना है या डिसेंडिंग में, बाद में डिसेंडिंग में कर लेना कन्वर्ट। ये x की ये वैल्यू बची फाइनली। अब x स्क्वायर की टर्म्स को देखो, सिर्फ ये वाली रह गई है 2x स्क्वायर। अब x³ की टर्म्स तो सारी कट गई, x4 की टर्म्स को देखो, ये भी कट रही है, -20x4 प्लस 20x4 ये भी कट रहे हैं, तो हमारे पास +5x4 बचेगा। अब x5 की टर्म्स को देखना है बच्चों, ये -21x5 इसके साथ +10x5, तो फाइनल -11x5 बच्चा। फिर x6 की टर्म्स को देख लो, ये 10x6 है, -2x6 है, तो फाइनल हमारे पास +8x6 बच्चा, साथ ये -2x7। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये बेटा इसको नोट कर लें। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 देखें, इसमें 0.99 पावर 3 प्लस 1.01 पावर 4 इनका सम हमने निकालना है। एक तो आप चाहें तो इसको अभी यहीं पर कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, चेक कर लें, आंसर यही आ रहा है। आप बच्चों अपने कैलकुलेटर्स निकालें, मैं आपको समझाता हूं। बच्चों ये जो ऊपर से आपकी थर्ड रो है जिसमें x स्क्वायर के साथ x पे ये ऊपर डॉट सा डला हुआ है, ये वाला बटन जो ये वाला है, ये x की कोई पावर को शो कर रहा होता है, ये वाला बटन। तो मैं इस बटन की हेल्प से इन वैल्यूज को निकालता हूं। 0.99 उसी बटन को प्रेस करें। अब ये ऊपर कर्सर शो कर रहा है कि इसकी कोई पावर बनानी है, लेनी है, तो पावर लोगे आप 3 प्रेस करो। अब ये आपके साथ स्टूडेंट्स ये चीज नजर आ रही है, बट अब आपको कर्सर को नीचे लाना है, तो यहां से बेटा इसको प्रेस करेंगे, ये वाला जो बड़ा बटन है ना, इसको इस साइड से, राइट साइड से प्रेस करेंगे तो कर्सर आगे टुरकर नीचे आ जाएगा। अब आगे प्लस डालना है, फिर 1.01, अब उसी बटन को प्रेस करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो पावर बनाता है, और इसकी पावर है 4। आप स्टूडेंट्स प्लीज देखें स्क्रीन पर, अगर आप जूम करें तो ये कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ये चीज आपको बनी नजर आ गई। प्लीज इसको जूम करके देख लें। जैसे ही बच्चों इक्वल प्रेस करोगे, ये आपका आंसर आ चुका है, बट ये वेरिफिकेशन है, हमें तो बाइनोमियल थ्योरम से करना है। क्वेश्चन में मेंशन है बाइनोमियल थ्योरम। फर्ज कर लो वो किसी वजह से ना भी लिखता, तब भी बच्चों आपने बाइनोमियल थ्योरम से करना है। यूं करेंगे तो ये वेरिफिकेशन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो नंबर नहीं मिलने। एक लाइन में, एक स्टेप में आप जवाब अभी लिख लेंगे, आगे जवाब लिख लेंगे, यूं तो नहीं नंबर मिलेंगे। हाँ, मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको बता रहा हूं, कंफर्मेशन के लिए, कि एंड पे आप अपनी तसल्ली के लिए यूं चेक कर सकते हैं कि ये रिजल्ट सही है या गलत है। तो आए हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम से करना है, लेकिन इससे के करने से पहले मैं साइड पर मैंने एक दो अपनी तरफ से ये क्वेश्चन लिखे, मैं ये समझाना चाहता हूं, फिर आपको इसकी बड़ी अच्छी समझ आएगी। फर्ज कर लो आपको ये वाली वैल्यू आ जाती है कि इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करें, ओपन करें, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल थ्योरम में तो अंदर बेस में 2 वैल्यूज होती हैं, ये तो सिंगल वैल्यू है। इट मीन मुझे इसको 2 वैल्यूज में ब्रेक करना है, तोड़ना है, इसको स्प्लिट करना है मुझे 2 वैल्यूज में। तो इस तरह का जब भी सवाल आ जाए इस टाइप का या इस कैटेगरी का, तो याद रख लें बेस को आपने ऐसी 2 वैल्यूज में ब्रेक करना है कि उन 2 वैल्यूज में से एक वैल्यू राउंड डिजिट हो और इसके नियरेस्ट हो, बेस के नियरेस्ट राउंड डिजिट्स में
बेस के नियरेस्ट राउंड डिजिट में इसको ब्रेक करना है। जैसे ये देखें क्लियर कट, अब आपको क्लिक कर गया कि इसको सर फिर इस लिहाज से ब्रेक करोगे 2 प्लस 0.02 होल पावर 4, तो ये अब आपका ए बन गया, ये बी बन गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे प्रॉब्लम्स में आपने बेस को ब्रेक करना है ऐसी दो वैल्यूज में ए बी में कि उन दो ए बी में से एक वैल्यू जरूर राउंड फॉर्म में हो, राउंड डिजिट हो, और वो राउंड डिजिट बेस के नियरेस्ट हो। अब आप 9.98 को देख लें तो इसको आप ब्रेक करोगे 10 में, 10, अब 10 बड़ी वैल्यू है तो आगे माइनस लिखोगे 0.02, फौरन 10 के साथ इसका डिफरेंस ले लो, इसके साथ डिफरेंस ले लो, वो वैल्यू यहां पे लिखनी है, वो बेटा 0.02 का क्यूब होगा। फर्ज कर लो जब भी आप यहां पे बड़ा नंबर बेस से लिखोगे तो यहां नेगेटिव आएगा, और जब बेस से यहां छोटा नंबर लिखोगे तो जाहिर है यहां आगे पॉजिटिव आएगा। और लेना हमेशा फिर इनका डिफरेंस ही लेना है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव के बाद जो यहां पे लिखेंगे वो लेना हमेशा इनका डिफरेंस है। तो अब आए यही बात अब आपको यहां पे बड़ी आराम से क्लिक करेगी इंशाल्लाह, देखिएगा। अब बेटा एट ए टाइम इन दोनों को लेकर ना चले बच्चों, अब इन दोनों को एट ए टाइम इकट्ठा ना लेकर चलें। इस पूरे प्रॉब्लम को नाम कोई वैल्यू दे दें, ए नाम दे दें, इसको एक्सप्रेशन ए नाम दे दें, और अलग अलग इसको अलग सॉल्व करें, इसी तरीके से इसको अलग सॉल्व करें और इनके रिजल्ट्स को वापस ए में पुट कर लें। तो 0.99 पावर 3 को अलग लिया, इसको अब ब्रेक करना है ए और बी में, तो नियरेस्ट डिजिट, लेकिन इसके नियरेस्ट और राउंड डिजिट हो, दैट इज 1। 0.99 को इसके नियरेस्ट राउंड डिजिट में ब्रेक करें तो वो 1 है, तो 1 माइनस फिर इनका डिफरेंस ले लो 0.01, आगे ऊपर पावर वही रहेगी, आपने बेस को ब्रेक करना है ए और बी की शक्ल में। तो अब इस पे बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगा, बी यहाँ पे माइनस 0.03 है, 3c0 1 पावर 3 माइनस 0 माइनस 0.0 1 पावर 0 प्लस 3c1 1 पावर 3 माइनस 1 माइनस 0.01 पावर 1 प्लस 3c2 1 पावर 3 माइनस 2 माइनस 0.01 पावर 2 प्लस 3c3 1 पावर 3 माइनस 3 माइनस 0.01 पावर 3। स्टूडेंट्स यहां से अब आगे कैलकुलेटर यूज करेंगे। ये पहली टर्म तो सारी 1 बन रही है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3c1 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू बन रही है। बच्चों 0.01 का पहले आप स्क्वायर निकालोगे, वो ये वैल्यू बनेगी 0.00, इस तरह से 001, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज बनेगी। फिर 3c1 1, ये भी 1 है, लेकिन माइनस 0.01 का क्यूब, अल्टीमेटली रिजल्ट तो माइनस ही आएगा, लेकिन 0.01 का क्यूब जो है वो वैल्यू बन रही है। ये 1 ओवर इस तरह से कोई 10 लाख या इस तरह से वैल्यू आ रही है, तो उसको फिर आपने यूं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। इन पूरी वैल्यूज को कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये रिजल्ट बन रहा है। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू को अलग से लें, उसको भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करें, इसको बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेशन सारी करो, ये चीज आ गई। इन दोनों के जो आंसर्स हैं, इसका ये आंसर है और इसका जो है वो ये आंसर है। इन दोनों आंसर्स को इसमें क्या करोगे, पुट करोगे, पहले ओरिजिनल वैल्यू लिखोगे, आगे उनके आंसर्स को लिखोगे और फिर इनको ऐड कर लो, तो फाइनल ये आंसर हमारा बन रहा है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपने इस टॉपिक को बड़ा तवज्जो से सुनना है। इस टॉपिक से रिलेटेड अब आगे बाकी सारी एक्सरसाइज, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अब इस टॉपिक से रिलेटेड है, आगे क्वेश्चन 4 से ऑनवर्ड मैक्सिमम क्वेश्चन, तो आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। स्टूडेंट्स आप रिकॉल करें, जब मैंने आपको चैप्टर 4 कराया था और चैप्टर 4 के अंदर अर्थमेटिक सीक्वेंस की भी हमने जनरल टर्म निकाली थी, और वो ये थी जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस a1 + n - 1 × d।
इसमें A1 फर्स्ट टर्म थी, मैं थोड़ी देर के लिए उसको इससे कनेक्ट करूंगा। A1 फर्स्ट टर्म थी, D डिफरेंस को कहते थे, N नंबर ऑफ टर्म्स और AN उसकी जनरल टर्म थी, जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये फार्मूला हमें कोई सी टर्म को अचानक रैंडमली निकालने में हेल्पफुल होता था। चैप्टर 4 की बात हो रही। आज हम जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करने लगे हैं। बड़ी तवज्जो से सुनना लेक्चर को, बातों को। रिकॉल दैट a प्लस बी होल पावर n बाइनोमियल थ्योरम, इसमें n नेचुरल नंबर है, तो इसको हम यूं ओपन करते हैं, nc0 a की पावर इनका डिफरेंस लेते हैं और b की पावर नीचे वाला नंबर, प्लस nc1 a की पावर इनका डिफरेंस लेना और b की पावर नीचे वाला नंबर, प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 अप टू सो ऑन, प्लस ncr a की पावर n माइनस आर b की पावर r। मैंने आगे कहीं जाकर ये जनरल नंबर नीचे ले लिया, r इज जनरल नंबर। ये 2 कोई पर्टिकुलर नंबर है, ये 2 पर्टिकुलर नंबर है, 1 भी पर्टिकुलर नंबर है, 0 भी पर्टिकुलर नंबर है। n के नीचे एक जनरल नंबर ले लिया हमने r, ncr। वैसे भी याद करें ncr, इसमें n भी कोई जनरल वैल्यू होती थी और r भी कोई जनरल वैल्यू होती थी। तो r क्या है? r इज द नंबर ऑफ थिंग विच वी चूज फ्रॉम n। और r पर बच्चों ये कंडीशन होती थी, r 0 से शुरू करके हमने कहां तक लेकर जाते हैं? n तक। ये देखो 0 से शुरू करके r को कहां तक हम लेकर जाते हैं? n तक। और आज हम रास्ते में ncr भी कहीं आगे दरमियान, ये मिडल नहीं होगा, दरमियान में नहीं है, ये कहीं रास्ते में पड़ी है जनरल टर्म। लेकिन अगर यहां मैं एनसीआर लिख रहा हूं तो बाकी टर्म्स के मुताबिक a की पावर फिर इन दोनों का क्या लेना है? डिफरेंस, n माइनस आर, और b की पावर नीचे वाला नंबर। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखते हैं कि ये टर्म कितनी टर्म है। ये जनरल टर्म, इस पूरे फार्मूले में ये जनरल टर्म है, ये वाली। बट सवाल ये पैदा होता है कि सर ये कितनी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, इसका कितना टर्म नंबर बनता है? तो आए यही बात अब हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इसका कितना टर्म नंबर है। ये इस सीरीज की राइट साइड पे ये सीरीज है, राइट साइड, बिकॉज यहां सम है ना, तो ये सीरीज है। ये इस सीरीज की या ये इस फार्मूले की पहली टर्म है, ये सारी इसकी क्या है? पहली टर्म। तो इधर टर्म को हम T1 लिखते हैं। बच्चों वैसे भी मैंने आपको बताया था कि टर्म को हम हकीकत में Tn से ही लिखते हैं। T1 पहली टर्म, T2 दूसरी टर्म। सिर्फ चौथे चैप्टर में टर्म को A1 या A2 से, A लेटर से डिनोट किया जा रहा है। दर हकीकत टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? T1, T2 वगैरह से, T3 से। तो ये पहली टर्म है। इस लिहाज से फिर ये कौन सी टर्म है? ये कितनी टर्म है? ये फिर दूसरी टर्म है। ये कितनी टर्म है? ये इसकी सीरीज की या फार्मूले की ये तीसरी टर्म है। अब रुक जाए, एक कनेक्शन, एक लिंक हमें मिल रहा है, रिलेशन हमें मिल रहा है। स्टूडेंट्स गौर करिएगा, इस एनसीआर में जो नीचे नंबर है, यहां नीचे टर्म उससे एक आगे है, यानी टर्म के साथ जो नंबर है उससे आगे है, अगला नंबर है। 0 है तो टर्म पहली, 1 है तो टर्म दूसरी, 2 है तो टर्म तीसरी। यहां अगर NC3 होता तो टर्म कितनी थी? चौथी। जो बेटा यहां पे नंबर है नीचे, टर्म उससे आगे है। इस लिहाज से सो ऑन करें तो यहां है नीचे R, तो ओवरऑल ये टर्म फिर कितनी होगी? ये टर्म होगी T के साथ नीचे R प्लस 1। तो जनरल टर्म है नीचे R, यहां पे ये जनरल टर्म में नीचे R है, लेकिन इसका टर्म नंबर कितना टर्म नंबर है? TR प्लस 1। ये R प्लस 1th टर्म है। सो यहां पे यही बात लिखेंगे, हेयर द जनरल टर्म, उसकी वैल्यू तो बेटा ये है जनरल टर्म की, लेकिन उसका नंबर ये है, दिस इज TR प्लस 1
आर प्लस वनथ टर्म, इनफैक्ट इसको यूं कहेंगे, दिस इज आर प्लस वनथ टर्म, दैट इज टी आर प्लस वन, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज एन सी आर। इस चैप्टर में हम एन सी आर को यूं लिख रहे हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को यूं लिख रहे हैं, एन सी आर, ए की पावर हमेशा इनका डिफरेंस और बी की पावर नीचे वाला नंबर। दिस इज द फार्मूला, जनरल टर्म फार्मूला। बच्चों इस फार्मूले में, ये जो बेसिकली राइट हैंड साइड को देखें, इस फार्मूले में टोटल 4 चीजें हैं, इसके अंदर 4 चीजें इन्वॉल्व हैं। क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ए है, एक ए है, एक बी है। ये ए क्या चीज होती है और बी क्या चीज होती है? बच्चों ये जो बेस में होते हैं ना, ए और बी, ये 2 वैल्यूज जो टर्म होती है, मिसाल के तौर पर यहां पे ए है x और b है 2/x। फर्ज कर लो x प्लस 2/x, इसकी पावर मैंने 10 लिखी है, तो यहां पे a क्या है, ये अंदर ब्रैकेट में बेस में पहली वैल्यू को a कहते हैं, तो ये पहली वैल्यू को a कहते हैं और दूसरी वैल्यू को क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो a b का ये मतलब है। और इसमें n क्या है? n बच्चों जो ऊपर होल पावर होगी नेचुरल फॉर्म में, ये n है। और ये r क्या है? ये r बेटा कोई जनरल नंबर है। इस r का बेटा सुनना जुमला, इस r का कनेक्शन टर्म के साथ बहुत गहरा है। r का कनेक्शन याद रख लो, r का कनेक्शन टर्म के साथ बहुत गहरा है। टर्म के साथ मतलब टर्म निकालनी हो 7वीं, टर्म निकालनी हो किसी भी क्वेश्चन में, टर्म निकालनी हो 7वीं या 5वीं या 6ठी, तो आर आपने इस नंबर से एक डाउन रखना है, एक लेस रखना है। टर्म 7वीं निकालनी है तो बच्चों फार्मूले में हम R6 लेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूले में है R+1, तो जितनी भी टर्म निकालनी होगी फौरन इसको बेटा हम कंपेयर कर लेंगे इससे, तो R की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लें तो R हमेशा इससे एक लेस रखना है। जितनी टर्म निकालनी है R हमेशा उससे क्या है, एक डाउन रखना है, क्योंकि फार्मूले में क्या है, फार्मूले में जो है आपका R+1 है। बच्चों ये याद रख लो, R का ताल्लुक टर्म से है, R का ताल्लुक वेरिएबल से नहीं है। ये मैं बात बाद में एक्सप्लेन मजीद होगी। R का ताल्लुक मेन किस चीज से है, टर्म से है। स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए आप रिकॉल करें जनरल टर्म AP की, उसमें भी 4 चीजें थी। क्या क्या? थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, A1, N, D और AN, इसमें भी 4 चीजें हैं। फिलहाल आज मैं इस पे डिस्कशन करूंगा। A क्या चीज होगी, बेस में जो पहली वैल्यू है। B क्या चीज होगी, जो दूसरी वैल्यू है। N क्या चीज होगी, पावर। हर सवाल में ये 3 चीजें गिवन होंगी, हर सवाल में। देखना हम आगे सवाल करेंगे, आपको ये मैं बात पहले बता लूं, हर क्वेश्चन में ये 3 चीजें गिवन होंगी। आर के बारे में कभी कभी पता होगा, कभी कभी नहीं पता होगा। उन तमाम क्वेश्चंस में आर का पता चल जाएगा जिसमें टर्म का जिक्र फिक्र होगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने अपनी तरफ से एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनाया है। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म, फाइंड द 5th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। यूं सवाल होगा, फाइंड द 5th टर्म, 6th टर्म, वट एवर। इसमें टोटल 11 टर्म्स हैं, तो अंदर से कहीं अचानक से कोई रैंडम टर्म मांगे, फाइंड द 5th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, तो उस वक्त बच्चों ये फार्मूला यूज होगा। तो अभी मैं एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ दिस फार्मूला, इस पे अभी डिस्कशन करूंगा, फिर मैं आऊंगा इस क्वेश्चन पे भी। फिलहाल यहां से अब आगे जस्ट मैं ये फार्मूला भी लिखूंगा और फिर इस फार्मूले के एप्लीकेशन यानी यूजेस पर हम डिस्कशन करेंगे कि ये फार्मूला क्या क्या चीज हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। बच्चों जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आपने बातों को बड़ा गौर से सुनना, तो अब वो बातें शुरू हो चुकी हैं।
मैंने अभी सिर्फ जनरल टर्म फार्मूला ही लिखा हुआ है, मैंने पहले जो पूरा बाइनोमियल थ्योरम था वो हटा दिया। जस्ट अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे। तो आए इसकी एप्लीकेशन या यूजेस पढ़ते हैं कि ये फार्मूला हमें कहाँ कहाँ काम दे सकता है, कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है हमारी। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो पहली बात ये है, द अबव फार्मूला मीन्स, ये वाला फार्मूला, द अबव फार्मूला हेल्प्स अस टू फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ टर्म, यानी कोई भी टर्म, एनी टर्म रैंडमली, हमें कोई भी टर्म अचानक से, रैंडमली का मतलब है बेतरतीब, अचानक से, अंदर से हमें कोई भी टर्म निकालने में हेल्पफुल करता है ये वाला फार्मूला। स्टूडेंट्स, पहले तो हमें कोई भी चीज दी जाती थी ना, तो हम उसकी सारी की सारी टर्म निकालते थे, यानी हम उस पूरी सीरीज को फाइंड आउट करते थे, उस पर हम पूरा फार्मूला लगाते थे। मतलब फर्ज करो ये आपको चीज दी गई है, तो इसकी हम 11 की 11 टर्म, क्योंकि पावर 10 है तो देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11, देयर आर 11 टर्म। हम सारी की सारी 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, 10C5, 10C6, 10C7, 10C8, 10C9, 10C10, 10C10 तक हम जाते थे, हम 11 की 11 टर्म्स निकालते थे। लेकिन अब नहीं, आपको अचानक अंदर से कहे कि भाई इसकी 5th टर्म निकालें, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले की मदद से अचानक से अंदर से जाकर सिर्फ 5th टर्म निकालेंगे। पूरी 11 की 11 टर्म नहीं, सिर्फ उसकी 5th टर्म जो उसने मांगी या जो भी टर्म मांगी होगी वो निकालेंगे। आए, क्या मतलब, मैं इसी सवाल को यहां पे कराता हूं। फर्ज करो ये क्वेश्चन आ गया है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन फाइंड इट्स 5th टर्म, तो हम फौरन बच्चों इसको कंपेयर करेंगे a प्लस बी होल पावर n से। इस फार्मूले में मुझे 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। अभी बोला था मैंने, a की, b की, n की और r की। तो पहले हम इन चीजों को ढूंढेंगे, बनाएंगे। तो इसको फौरन इससे कंपेयर किया तो आपको a की वैल्यू मिली x, b क्या है 2/x और n क्या है 10। बच्चों टर्म कितनी निकालनी है, T5th निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि R का ताल्लुक टर्म से डायरेक्ट है। कितनी टर्म निकालनी है, 5वीं। तो इस फार्मूले में हम R को क्या पुट करें कि टर्म 5वीं बने, 4 पुट करेंगे। तो जब भी टर्म निकालनी होगी तो हम R जो है हमेशा R इस नंबर से एक लेस रखेंगे। फॉर T5 या 5th टर्म R हम क्या लेंगे, 4, ये R4 लेंगे। आए जी, अब ये चारों चीजें हमें मौजूद हैं, मिल चुकी हैं। ये फार्मूला हम लिखेंगे, सिंस इससे आगे ये हम फार्मूला लिखेंगे, इसमें हम अब ये वैल्यूज पुट करेंगे। आपको देखो अचानक वही टर्म रैंडमली मिल गई है, TR4 है, 4 + 1, अब टर्म 5वीं बन गई। n यहां पे क्या है, n है 10, R4 इस फार्मूले में R4 है, यहां पे R की जगह 4 लेना है। A की वैल्यू क्या है, x पावर 10 - 4 और B क्या है 2/x होल पावर 4। अब इसकी बच्चों कैलकुलेशन कर लो। 5वीं टर्म 10C4 सॉरी, x पावर 6, 2 पावर 4 दैट इज 16 डिवाइडेड बाई x पावर 4। अब आप बच्चों 10C4 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लें और ये पावर्स को भी इकट्ठा कर लें और 16 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बनी। तो ये इसकी वैल्यू है, 10C4 की वैल्यू भी निकालें और उसको साथ 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3360, साथ ये x की पावर्स को इकट्ठा करें, ये x की पावर 4 है, ये ऊपर जाके 6 - 4 तो पीछे 2 पावर बनेगी। तो इसको बच्चों अगर मैं एक्सपेंड करूं तो इसमें टोटल 11th टर्म है। टोटल इसको मैं एक्सपेंड करूं तो इसमें टोटल 11 टर्म्स हैं और उन 11 टर्म्स में से जो शुरू से 5वीं टर्म है, शुरू से
पांचवी टर्म है, यानी हम हमेशा टर्म्स को इधर से, थोड़ी देर पहले मैंने जब काउंट किया था ना, तो रिकॉल करें, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, तो पांचवी जो टर्म होगी इसकी एक्सपेंशन में जो पांचवी टर्म होगी उसकी वैल्यू ये है। अब फर्ज कर लो इस फार्मूले का ना पता होता, कोई बच्चा ये फार्मूला यूज नहीं करता, उसको इसका कख पता नहीं है फार्मूले का, और मैंने उस बच्चे को यूं सवाल दे दिया, ये सवाल दे दिया, तो वो क्या करेगा, इसकी सारी टर्म्स निकालेगा और फिर जाके कहेगा कि सर ये इसकी पांचवी टर्म है। फर्ज कर लो मैं इसी सवाल को यूं लिख देता हूं, फाइंड इट्स नाइन्थ टर्म। अब बेटा वो पहली टर्म निकालेगा, दूसरी निकालेगा, तीसरी निकालेगा, यानी पूरा फार्मूला एक्सपेंड करेगा, इसकी टोटल 11 टर्म्स है। तो 9 टर्म पे पहुंचते 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 उसको टाइम लग जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को इस फार्मूले का पता है, इसकी एप्लीकेशन का पता है, इस तरीके का पता है, वो फौरन 1 मिनट के अंदर अंदर वो इसकी 9th टर्म निकाल लेगा। सो दिस फार्मूला हेल्प्स अस टू फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ टर्म रैंडमली, यानी अचानक से उस टर्म को कान से पकड़कर हम फौरन निकाल लेंगे सीरीज के अंदर से। सिर्फ उस टर्म को पकड़ा, उसको उठाकर अलग से उसका जवाब निकाल लिया, सारी सीरीज एक्सपेंड नहीं की। आए इसकी बाकी एप्लीकेशंस पर जाते हैं जी स्टूडेंट्स। और ये फार्मूला हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होगा, तो अगली बात ये है, द अबव फार्मूला helps us to find out, the above formula helps us to find out term involving power of a variable। कोई भी वेरिएबल हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, x, y, z, a, b, c, p, q वगैरह, कोई वेरिएबल होगा, उसकी पावर फाइंड आउट करने में। मिसाल के तौर पे इसी क्वेश्चन में वो कहता है कि इसकी एक्सपेंशन में वो टर्म निकालें, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 4। अब x की पावर कौन सी है, 4 पावर, यानी इसकी एक्सपेंशन में से हमें वो टर्म सिर्फ निकालनी है जिसके अंदर x पावर 4 कंटेन कर रहा हो, x पावर 4 इन्वॉल्व कर रहा हो। तो वेरिएबल से r का ताल्लुक कोई नहीं है, टर्म के साथ r का ताल्लुक है, लेकिन वेरिएबल के साथ r का ताल्लुक कोई नहीं है। यानी हम फौरन गैस या जज नहीं कर सकते, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि x की पावर 4 किस टर्म में आएगा। वैसे एंटी टेस्ट के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं मेरे पास कि ये कौन सी टर्म होगी जिसमें x की पावर 4 आएगा। फिलहाल हम एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम वैसे फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डिस्कस करेंगे। तो x की पावर 4 पता नहीं कितनी टर्म में पड़ा है, तो उसके लिए हम क्या तरीकाकार अपनाएंगे, ये क्वेश्चन के अंदर जब हम करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल मैं ये बताता जा रहा हूं कि किसी भी टर्म में कोई वेरिएबल पड़ा है और उस टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है या उस टर्म को निकालना है, तो उसके लिए भी हम ये फार्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट हम वो टर्म निकाल लेंगे। कैसे, वेट करें, बताता हूं। नेक्स्ट, फिर इसी फार्मूले के बारे में डिस्कशन हो रही है। द अबव फार्मूला हेल्प्स अस टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ एनी पावर ऑफ वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल की, क्वेश्चन के अंदर कोई वेरिएबल की पावर होगी और उस वेरिएबल की पावर के साथ उसका कोफिशिएंट क्या होगा। आए मिसाल के तौर पर ये देखें, फाइंड, मैंने हर मतलब डिस्कशन के अगेंस्ट उसकी एग्जांपल दिए ताकि चीजें समझ आए। फर्ज कर लो इसी की एक्सपेंशन में क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ अबव। इसकी एक्सपेंशन अगर हम करें तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी टर्म आएगी जिसके अंदर शुरू में उसका कोफिशिएंट पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसमें x की पावर क्या होगी, 6 होगी। तो x पावर 6 का कोफिशिएंट बताना, यानी x पावर 6 का यहाँ शुरू में जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा वो बताना है। तो वहां पे भी हम ये फार्मूला लगाकर ऐसे प्रॉब्लम में डायरेक्ट हम ये बता सकते हैं। तो पावर ऑफ एनी वेरिएबल कोई होगी, पावर की x की कोई वेरिएबल होगा या कोई y वेरिएबल हो सकता है, उस वेरिएबल की कोई भी एनी पावर होगी और उसका हम कोफिशिएंट बताएंगे।
सिमिलरली ये वाला जो फार्मूला ये हमें मिडल टर्म निकालने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, द अबव फार्मूला हेल्प्स अस टू फाइंड आउट मिडल टर्म। मिडल टर्म निकालने के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ये चीजें, ये बातें क्वेश्चंस में आएंगी, मैं उधर फिर साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी इधर जगह खत्म होगी थी तो मैंने कोई इससे बात से रिलेटेड क्वेश्चन अभी नहीं लिखा। हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो उधर ये बातें डिस्कस होंगी। The above formula helps us to find out term independent of variable, यानी उसमें जो भी इन्वॉल्व वेरिएबल होगा उससे हट कर, इंडिपेंडेंट मीन यानी उसमें एक्स वाई वेरिएबल ना आए, ऐसी टर्म निकालो जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या वाई या कोई मर्जी वेरिएबल हो। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस मौजूद हैं। ये जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, हर एक चीज से रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद हैं। सिर्फ इस पहली चीज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, वो मैंने खुद आपके सामने एसएलओ बेस बना दिया। आगे तमाम बातों से रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, तो ये डिस्कशन उधर इंशाल्लाह मैं साथ साथ रिपीट करूंगा और हर बात से रिलेटेड इंशाल्लाह बड़ा उम्दा कंसेप्ट देता जाऊंगा इंशाल्लाह। आखिरी बात, द अबव फार्मूला हेल्प्स अस टू फाइंड आउट टर्म फ्रॉम एंड से। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, मैंने कहा ना कि ये पांचवी टर्म शुरू से, स्टार्ट से, लेकिन ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि हम इधर से एंड से कोई टर्म जब निकालेंगे तो उसके लिए भी ये फार्मूला हेल्पफुल होगा। जब बच्चों ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैंने जो अभी शुरू से या एंड से जो बातें मैं कर रहा हूं ना, ये वहां पे मैं मजीद डिटेल में डिस्कशन करूंगा। फिलहाल हम इधर जो है ये चीजें जो भी है ये हम अभी करते हैं। हर एक चीज से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उससे रिलेटेड जो भी ये डिस्कशन है फिर रिपीट साथ करता जाऊंगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ द 8th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y ओवर 2 होल पावर 10। स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बातें बताई थी एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ जनरल टर्म फार्मूला, इस फार्मूले की एप्लीकेशन में, तो उसमें एक बात अभी मैंने बोली थी कि हमें कोई टर्म निकालने में ये फार्मूला, डायरेक्ट कोई टर्म निकालने में ये फार्मूला हेल्पफुल होता है। तो इसमें हमने 8वीं टर्म निकालनी है और फिर उस 8वीं टर्म के अंदर जो है उसका शुरू में जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के साथ, जो शुरू में कोफिशिएंट है वो हमने बताना है, वो नंबर बताना है। तो बच्चों जितने भी अब यहां से आगे जो भी क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा उनके लिए मैंने ये सामने जनरल टर्म फार्मूला लिख दिया है। मेरी अक्सर आदत होती है बच्चों के कोई भी फार्मूला जब कोई क्वेश्चंस में यूज हो रहा होता है तो मैं मॉडल के तौर पर वो फार्मूला सामने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया करता हूं, ताकि आपको देखते साथ पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा है, वो वाला यूज हो रहा होता है जो भी उधर मैं लिखता हूं। और फिर बच्चों इसका ये भी फायदा रहता है कि बार बार वो आपके सामने नजरों में कंटिन्यूस वो फार्मूला आपके सामने रहता है और मैं बार बार दोहराता हूँ तो उसका हवाला भी दे दिया करता हूँ यूं इशारा। तो इससे फिर ये फायदा होता है कि वो बच्चों को याद भी जल्दी हो जाता है, परमानेंट जब सामने रहता है तो याद हो जाता है। तो आए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर इसको एक्सपेंड करें तो इसके अंदर टोटल 11 टर्म्स हैं, लेकिन वो सारी की सारी टर्म्स उसने नहीं मांगी। उसने कहा कि जस्ट 8वीं टर्म निकाल कर उसका कोफिशिएंट बताएं। तो ये देख लें, अब इसके अंदर मुझे ए बी और एन तो क्लियर कट पता है, फौरन हम इसको इससे साइड पर आपकी मर्जी है सिंस लिखकर ये कंपैरिजन के तौर पे, वरना डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि हेयर ए इज दिस, बी इज दिस एंड एन इज दिस। साइड पर आपको रीजन देनी हो कि ये ए बी एन कैसे बता दिए या कैसे निकाल लिए, तो साइड पर सेंस लिख लें। यानी इसको बेसिकली हम इससे कंपेयर कर रहे होते हैं, ये जो गिवन चीज है इसको इससे कंपेयर करके हम ए बता रहे होते हैं, बी बता रहे होते हैं और एन बता रहे होते हैं। जब भी बच्चों को पर्टिकुलर चीज दी जाती है तो उसको जनरल से कंपेयर करके हम हमेशा वैल्यूज बता रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको लगाना हो और मैं आपको कहूं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो आप पहले इस इक्वेशन से ए बी सी बताते हैं। और वो कैसे बता रहे होते हैं, इसको जनरल इक्वेशन यानी इससे कंपेयर करके आप पहले ए बी सी आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिर
ABC की वैल्यूज को आप क्या करते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हो। तो यहां पे भी हम यही काम कर रहे हैं, हम यहां से A, B और N निकाल रहे हैं। A, B और N तो हर सवाल में पता चल जाएगा। अब टर्म कितनी निकालनी है, मैंने ये अंडरलाइन इसीलिए किया है कि इसमें दो चीजें हमें पिछले जो अभी मैंने टॉपिक बताया उससे रिलेटेड पहली दोनों चीजें इसमें कवर हो रही हैं। टर्म भी निकालना है और फिर उस टर्म का कोफिशिएंट भी निकालना है। तो आठवीं टर्म निकालनी है। आठवीं टर्म के लिए आर कितना लेना पड़ेगा, R 7 लेना पड़ेगा। बच्चों मैंने बताया कि टर्म के साथ आर का डायरेक्ट ताल्लुक है। जितनी टर्म निकालनी होगी, आठवीं टर्म का मतलब है T8 निकालना है। आठवीं टर्म के लिए हमें आर को फिर क्या लेना पड़ेगा, इस फार्मूले के अंदर आर हम क्या पुट करेंगे, 7, क्योंकि 7 + 1 वो 8 है। सर ये आप कैसे बता लेते हैं आर जो है ये 7 है? इसके दो तरीके हैं। जब भी कोई टर्म निकालनी हो तो आर उस टर्म के नंबर से एक लेस रखें, डाउन रखें, या दूसरा ये तरीका भी है कि आठवीं टर्म निकालनी है तो आप इसको बच्चों R + 1 से इक्वेट कर लो, कंपेयर कर लो। तो R + 1 दैट इज 8, सो R की क्या वैल्यू आएगी, R इज 7। या यूं कह लो या डायरेक्ट मैंने बता दिया, जितनी टर्म निकालनी हो R उससे एक लेस रखो। तो चारों चीजें मिल चुकी हैं, A, B, N, R पुट कर दो इसको उस फार्मूले में, सिंस या यूजिंग लफ्ज लिखकर। इसमें बेटा फार्मूला लिया ये, इसमें अब ये सारी चीजें पुट करूंगा मैं। NCR, N यहां पे 10 है, 10C7, A क्या है x², इस पे हमेशा इनका डिफरेंस 10 - 7, और B क्या है y/2। अगर यहां नेगेटिव हो तो फिर B के साथ नेगेटिव डालना, फिलहाल पॉजिटिव है तो साइन नहीं डाला। y/2 होल पावर 7 और इधर r की जगह 7। अब ये टर्म आठवीं बनने लगी है। इसको बच्चों अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। 10C7 को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। कैलकुलेटर से NCR कैसे निकालते हैं, आप मेरे जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर लिए हुए हैं उनको बड़े आराम से पता चल जाएगा, और जिनको नहीं पता डिवीजन वाले बटन से शिफ्ट प्रेस करके डिवीजन वाले बटन से आपको NCR मिल सकता है। तो 10C7 निकालें, दैट इज 120। यहां पे देखें तो ये x की अब टोटल पावर 6 बनेगी, क्योंकि ये क्यूब है और ये 2 है। पावर के साथ जब बच्चों पावर होती हैं तो वो आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये 6, y पावर यहाँ पे 7 और नीचे 2 पावर 7, 128। हमें कोफिशिएंट बताना है तो वेरिएबल को अलग कर लो और कांस्टेंट को अलग कर लो। ये कोफिशिएंट बनने जा रहा है, इसकी डिवीजन करें तो ये वैल्यू बन गई। तो एंड पे कंक्लूजन या रिजल्ट जो उसने पूछा है या मांगा है वो बताना होता है। तो एंड पे ये जुमला लिखेंगे, सो कोफिशिएंट इज दिस वन, कोफिशिएंट ऑफ 8 टर्म इज 15/16, that is the solution.